Welcome to your lecture number 6 of microwave and radar engineering। ये लेक्चर मैं री रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को डिमांड थी कि हिंदी वर्जन आप इसका अपलोड करिए, तो इस वजह से मुझे करना पड़ रहा है। ओके, so this is the lecture on the reflex klystron। हम इस डिवाइस की ऑपरेशन, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक माइक्रोवेव ट्यूब है जो कि जनरली सिंगल कैविटी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जैसा आपका वर्क करता है। और बेसिकली इसको सुटॉन भी कहा जाता है क्योंकि इसके इन्वेंटर थे रॉबर्ट सुटॉन, उनके नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है। जैसे कि हमें पता है कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज में अलग तरह के डिवाइसेस जो माइक्रोवेव डिवाइसेस कहलाते हैं, वो हम डिज़ाइन करते हैं उस तरह के सर्किट्स और सिस्टम्स को जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में बिना सिग्नल एटेन्यूएशन और बिना गेन रिडक्शन या फिर एफिशिएंसी को डिग्रेड किए बगैर और अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो उन डिवाइसेस को माइक्रोवेव डिवाइसेस कहा जाता है। और रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन भी माइक्रोवेव डिवाइसेस में से उन एक डिवाइसेस में से एक है। रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन और करंट मॉड्यूलेशन है। ये दोनों ही जो टर्मिनोलॉजी है खास तौर से इस लेक्चर में आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। So let's talk about the construction first। कोई भी ट्यूब हो गया, जैसे आपने CRT भी देखा होगा, CRT हो गया या मैं बात करूँ उसमें भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जो कि इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है, तो डेफिनेटली सारे इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में फ्लो होते हैं बिकॉज उनके पाथ के अलोंग हम कुछ एसेलरेटिंग एनोड और फोकसिंग एनोड लगाते हैं और इस तरह से स्क्रीन जो होता है CRT का वो पॉजिटिव पोटेंशियल में होता है, तो इलेक्ट्रॉन उस तरफ अट्रैक्ट करते हैं और स्क्रीन में स्ट्राइक करके ब्राइट स्पॉट देते हैं। बस उसी तरह से आपको इमेजिन करना है कि रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन में भी क्या होगा। एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन होगी, आप डायग्राम में देख सकते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी और पॉजिटिव पोटेंशियल जो रहेगा ट्यूब में उसकी वजह से एक फोकस इलेक्ट्रॉन बीम पे शेप ले लेगा सारे इलेक्ट्रॉन और वो एक तरह से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए जो रिपेलर इलेक्ट्रॉन है उस तरफ जाएंगे। मगर यहाँ रिपेलर इलेक्ट्रोड जो रहेगी वो नेगेटिवली चार्ज रहेगी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट रहेगी, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन यहाँ तक तो नहीं पहुँचेंगे और वहाँ से रिफ्लेक्ट करके दोबारा अपने यहाँ पे आएंगे कैविटी में। तो इसमें बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन गन जो कि इलेक्ट्रॉन बनाएगी और इलेक्ट्रॉन बीम बनाएगी बेसिकली, और सेकंड आपकी ये कैविटी होती है जिसको एनोड कैविटी भी बोलते हैं। इसी एनोड कैविटी में सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे और वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, बंचिंग और करंट मॉड्यूलेशन की वजह से यहाँ पे RF ऑसिलेशन सेटअप होंगे और हम आउटपुट यहाँ से लेते हैं। और थर्ड होता है रिपेलर प्लेट जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन गन हाईली नेगेटिव है एज कम्पेयर टू इट। रिपेलर प्लेट भी नेगेटिव रहेगी मगर सबसे ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल अपना इलेक्ट्रॉन गन का ही रहेगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, और बीच में पॉजिटिव पोटेंशियल है जो कि इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहा है उन्हें अट्रैक्ट करेगा और डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द पाथ वो और द गैप वोल्टेज यहाँ सेटअप होगा विच इज AC, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन कितनी दूर जाएगा एनोड कैविटी से टुवर्ड द रिपेलर इलेक्ट्रोड
वो डिस्टेंस उस पर डिपेंड करेगा। उसी से हम डिसाइड करेंगे, मतलब उसी से, मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है यानी वेलोसिटी मॉड्यूलेशन बोल सकते हैं, उससे आपका इमर्ज आउट होता है, उससे वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है इसी प्रिंसिपल से। एंड इन द नेक्स्ट स्लाइड डिटेल इसमें और ज़्यादा दिया है। जैसे हम देख सकते हैं कि ये कैथोड है, ये एनोड है और ये है रिपेलर प्लेट। ठीक है, तो बेसिकली अगर तीनों का वोल्टेज देखें तो एक तरह से कैथोड नेगेटिव, एनोड को ग्राउंड मान के चलो, और रिपेलर प्लेट भी नेगेटिव रहेगी आपकी। okay? तो एज कंपेयर टू यहाँ पे जो कैविटी है, यहाँ पे ऑसिलेशन सेटअप होते हैं, प्लस यहाँ पे एक तरह से हम देखें जो ऑसिलेशन सेटअप हुए हैं उन उनसे भी थोड़ा फीडबैक मिलता है। तो फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, और बेसिकली बारकोसन क्राइटेरिया जो हम पहले पढ़ चुके हैं उस पर ही डिपेंड करेगा। मतलब किसी भी ऑसिलेटर में क्या होना चाहिए कि अगर कोई डिवाइस है जो ऑसिलेटर से काम कर रहा है, बेसिकली वो डीसी पे वर्क करेगा ऑसिलेटर, और वो एसी सिग्नल बनाएगा। तो डीसी पे वर्क करेगा यानी इनपुट में हमने कोई भी सिग्नल नहीं दिया है, जस्ट सप्लाई जो है वही आपका दी गई है डिवाइस को। सेकेंडली कुछ नॉइस वगैरह रहेंगी, जैसे कैविटी में कोई नॉइस सेटअप होती है फॉर एग्जांपल, वो एक्ट करेगी एज अ इनपुट टू द ऑसिलेटर, जैसे कि यहाँ वी एस दिखाया गया है। और इसी वजह से हमारा जो है ऑसिलेशन सेटअप होंगे। और when the loop gain is magnitude of the loop gain is unity, और जो फेज शिफ्ट है वो 2 पाई रहेगा या मल्टीपल ऑफ 2 पाई, दिस इज द बारकॉसन क्राइटेरिया। तो देन ओनली द सस्टेन्ड ऑसिलेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑसिलेटर। तो इस क्लेस्ट्रॉन में भी यही होगा, यही दो कंडीशन होंगी। तो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर यहाँ हाईली पॉजिटिव रहेगा एनोड कैविटी वोल्टेज, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो ज़्यादा रिपेलर की तरफ नहीं जाएंगे, वो थोड़ा सा कैविटी की तरफ ही रहेंगे। और अगर यहाँ नेगेटिव वोल्टेज रहेगा तो वो रिपेलर की तरफ थोड़ा ज़्यादा जाएंगे। और क्योंकि ये जो वोल्टेज है एनोड कैविटी वोल्टेज, वो इंस्टेंटेनियस रहेगा नेचर में, और थोड़ा सा साइनसॉइडल रहेगा, तो साइनसॉइडल नेचर का रहेगा। तो डेफिनेटली अगर वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किस टाइम पे कितना वोल्टेज है, तो इलेक्ट्रॉन का पाथ भी उस पर डिपेंड करेगा। यानी स्लाइटली पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो स्लाइटली टुवर्ड्स द रिपेलर, अगर वो हाईली पॉजिटिव है so they will not flow towards the repeller, and if it is highly negative, so the electron will travel more towards the repeller. And after, there are two types of path of the electron. uh, One is the forward path, which is from, एक फॉरवर्ड पाथ होगा इलेक्ट्रॉन का कैथोड से एनोड, एनोड से एनोड कैविटी, और एनोड कैविटी से रिपेलर, ये फॉरवर्ड पाथ हो गया। और रिपेलर से बैक टू एनोड कैविटी, ये हो गया आपका बैकवर्ड पाथ। तो बैकवर्ड पाथ जो होता है, फॉरवर्ड तो सबका यहाँ तक तो सही है, एनोड कैविटी तक सेम रहेगा सभी इलेक्ट्रॉन का। अब एनोड कैविटी का जो वोल्टेज है वो आगे का पाथ डिसाइड करेगा फ्रॉम द एनोड कैविटी टू रिपेलर एंड रिपेलर बैक टू एनोड कैविटी। So, depending upon the anode voltage, cavity voltage, instantaneous voltage जो इसमें सेटअप हो रहा है VS, गैप वोल्टेज भी कहा जाता है इसको, so that the electron path will vary. Some of the electron will go
and immediately repel back. Some of the electron will pass, कुछ इलेक्ट्रॉन एनोड कैविटी को पास करेंगे और तुरंत वापस आ जाएंगे एनोड कैविटी में। कुछ इलेक्ट्रॉन एनोड कैविटी को पास करेंगे और बहुत थोड़ा और देर तक रिपेलर या ड्रिफ्ट स्पेस में ट्रेवल करेंगे, फिर वापस आएंगे ज़्यादा टाइम लेकर वापस एनोड कैविटी। कुछ इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा डीप ट्रेवल करेंगे टुवर्ड्स द रिपेलर और फिर वापस आएंगे एनोड कैविटी में। तो ये इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन के पाथ को देख सकते हैं। तो यही जो मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है फ्रॉम द एनोड कैविटी टू द रिपेलर, दैट विल वो क्या करता है, एक प्रिंसिपल को जनरेट करता है, दैट इज द वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। यानी हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग अलग होती है, करंट भी अलग अलग होता है, जिसकी वजह से बंचिंग होती है। ठीक है, डेफिनेटली व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेफिनेटली यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल होने का अकॉर्डिंग टू द गैप वोल्टेज। इसी वजह से हमारा वेलोसिटी मॉड्यूलेशन हो रहा है। तो बेसिकली अगर हमें वेलोसिटी मॉड्यूलेशन को समझना है तो सबसे पहले हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन जिसका हो नहीं रहा, जो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है और इसकी वेलोसिटी होगी v नॉट। ये रेफरेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, यानी ये वो इलेक्ट्रॉन होगा जो जीरो गैप वोल्टेज में, जैसे मैंने बताया साइनसॉइडल है तो कहीं ना कहीं वो वोल्टेज जीरो भी हो रहा है। तो जो जीरो वोल्टेज में जो इलेक्ट्रॉन एनोड कैविटी पास कर रहा है उसको कहेंगे हम रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, और इसकी वेलोसिटी इतनी रहेगी, ये लिखी है 0.593 इंटू 10⁻6 अंडर रूट, ये एनोड वोल्टेज है कैपिटल वी नॉट मीटर पर सेकेंड। ओके, और तीन तरह के इलेक्ट्रॉन आ गए। एक हो गया आपका रेफरेंस इलेक्ट्रॉन जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। मान लीजिए वो टीवी टाइम इंस्टेंट में रिलीज होता है इलेक्ट्रॉन गन से, और मतलब उस टाइम इंस्टेंट में जो गैप वोल्टेज है वो है जीरो। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हम मान के चलते हैं वो होता है अर्लियर इलेक्ट्रॉन। अर्लियर इलेक्ट्रॉन यानी वो इलेक्ट्रॉन जो पहले ही निकल चुका है इलेक्ट्रॉन गन से, किससे पहले निकला है? रेफरेंस इलेक्ट्रॉन से थोड़ा पहले निकल चुका है। और एक इलेक्ट्रॉन होगा लेट इलेक्ट्रॉन जो कि रेफरेंस इलेक्ट्रॉन से बाद में निकला है, और वो टीसी टाइम इंस्टेंट पे एनोड कैविटी पे पहुंचेगा। ओके, तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है एनोड कैविटी में तब एनोड गैप वोल्टेज जो है वो नेगेटिव है। जब जब रेफरेंस इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है तो जीरो वोल्टेज है, और जब लेट इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है तो है पॉजिटिव वोल्टेज। ठीक है, तो ये मतलब आप अभी मान के चलिए, आगे आपको और समझ में आएगा। तो होगा कैसे? होता ही है, जैसे मान लो तुम्हारे तीन लोग हैं, तीन लोग हैं, लड़के हैं फॉर एग्जाम्पल, ए बी और सी। ठीक है, और रेस हो रही है तीनों के बीच में। ए जो है पहले निकल गया है, बी उसके बाद निकला है, सी सबसे लेट निकला है। तो जाहिर सी बात है डेस्टिनेशन में सबसे पहले कौन पहुंचेगा? जो सबसे पहले निकला है वो सबसे पहले पहुंच जाएगा, और उसके बाद जो निकला वो उसके बाद पहुंचेगा, और सबसे बाद में जो निकला है वो सबसे लेट पहुंचेगा। लेकिन अगर मैं एक कंडीशन अज्यूम करूं कि तीनों को एक साथ मतलब एक टाइम पे वहां पहुंचना है, ठीक है, डेस्टिनेशन में, तो जो अर्लियर निकला है, फिर उसके बाद जो निकला है, और फिर सबसे लेट जो निकला है, तो ये तीनों को क्या करना पड़ेगा? अपनी वेलोसिटी को मॉड्यूलेट करना पड़ेगा, अपनी स्पीड को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वो डेस्टिनेशन में साथ 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 पहुंचेंगे। जैसे एक एक जो है वो निकला 5 बजे, बी निकला 5:20 पे या 5:30 बजे, और सी निकला 6 बजे। ठीक है, अलग अलग टाइम पे निकलना है। तो क्या होना चाहिए? जो ए है वो उसको थोड़ा धीरे दौड़ना चाहिए, बी अपनी कांस्टेंट स्पीड से दौड़े, और सी जो है
थोड़ा फास्ट दौड़े दौड़े क्योंकि वो तो 6 बजे निकला है और उसने इतना लेट निकला है, मतलब ए के कंपेरिजन। तो तभी ये तीनों डेस्टिनेशन में साथ में पहुंच सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा गया? वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने डिवाइस की तरफ। डिवाइस में क्या होगा? जैसे एनोड और रिपेलर है, ठीक है। अगर एनोड का वोल्टेज मैक्सिमम नेगेटिव है तो सारे जो इलेक्ट्रॉन जितने मैक्सिमम नेगेटिव में आ रहे हैं, नेगेटिव वोल्टेज क्या करता है? सारे इलेक्ट्रॉन की स्पीड को स्लो कर देता है, क्योंकि यहाँ साइकिल नेगेटिव से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव पे खत्म होगी। तो पहले नेगेटिव वोल्टेज आएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे यानी अर्लियर इलेक्ट्रॉन, उनको वो थोड़ा स्लो कर देगा। फिर आएगा जीरो वोल्टेज, तो यानी जितने इलेक्ट्रॉन जीरो वोल्टेज में पास होंगे वो इलेक्ट्रॉन अनमॉड्यूलेटेड रहेंगे, उनकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, चेंज नहीं होगी। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है यानी लेट इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे पॉजिटिव वोल्टेज में फॉल करेंगे, और पॉजिटिव वोल्टेज उनकी स्पीड को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो ऐसे में क्या होगा? सारे इलेक्ट्रॉन जो एनोड से जा रहे हैं या तो रिपेलर प्लेट की तरफ, वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जब रिटर्न आएंगे तो वो एक ही टाइम पे एनोड कैविटी में रीच करेंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द बंचिंग। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बंचिंग में एक्चुअली हमने क्या देखा है कि वेरिएशन होगा वेलोसिटी का, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का वेरिएशन होगा जो इलेक्ट्रॉन बीम में है। इसमें हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं जो इनिशियली मतलब सबको पहले ये मान के चलना है कि सब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। और सारे इलेक्ट्रॉन जो जीरो वोल्टेज से पास कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी अनचेंज रहेगी, वही रहेगी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हाफ ऑफ द गैप वोल्टेज में पास करेंगे एनोड कैविटी को, उन सभी की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और जितने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हाफ ऑफ द गैप वोल्टेज को मतलब फेस करेंगे, उन सभी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इन सब का रिजल्ट क्या निकलेगा? बंचिंग प्रोसेस। तो बंचिंग किसके अराउंड होगी? रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के अराउंड, क्योंकि रेफरेंस इलेक्ट्रॉन तो अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। कौन चेंज कर रहा है? लेट इलेक्ट्रॉन और अर्ली इलेक्ट्रॉन। लेट इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस इलेक्ट्रॉन को कैच करना है, तो डेफिनेटली लेट इलेक्ट्रॉन जो रहेगा फास्ट होना पड़ेगा उसको, और जो अर्लियर इलेक्ट्रॉन है उसे भी कैच करना है, अर्लियर इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा स्लो होना पड़ेगा। तो बेसिकली हो गए रेफरेंस इलेक्ट्रॉन को ई आर मान लिया, तो वो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है इलेक्ट्रॉन 1 से पास हो रहा है, अंदर निकल रहा है, एमिट हो रहा है। फिर वो पास हो रहा है कहाँ से? एनोड कैविटी से। वहाँ पे उसको जीरो वोल्टेज मिला, वो अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी फ्लो करके रिपेलर पे रिपेल होकर वापस से अपना एनोड कैविटी में आ गया, ठीक है। और ये तीनों इलेक्ट्रॉन साथ में वापस आएंगे, ठीक है। मगर मैं समझा रही हूँ, अलग अलग समझाना पड़ेगा ना, मान के तुम ऐसे चलना। अर्लियर इलेक्ट्रॉन कब निकला था? जस्ट रेफरेंस इलेक्ट्रॉन से थोड़ा पहले, वो थोड़ा पहले निकला था। थोड़ा पहले निकला तो इसलिए नेगेटिव साइकिल को फेस करना पड़ा, जब वो एनोड कैविटी में आया तो ये वोल्टेज था नेगेटिव, तो इसकी स्पीड हो गई स्लो। वो रिपेलर स्पेस में थोड़ा ज़्यादा डीप गया, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा, क्योंकि वैसे ही वहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज था, उससे रिपेल हो रहा था वो एनोड से, और फिर वापस आया। और लेट इलेक्ट्रॉन थोड़ा बाद में निकला और इसने फेस करा एनोड में गैप वोल्टेज पॉजिटिव, और इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई, गैप वोल्टेज पॉजिटिव था इसलिए ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाया, फर्स्ट रिपेल हो गया रिपेलर प्लेट से, और इसी वजह से इसने रेफरेंस इलेक्ट्रॉन वापस से कैच कर लिया एनोड कैविटी में, तो फिर जल्दी वापस आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से काम हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एप्पल गेट डायग्राम है। ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन बताए गए हैं, सभी का पाथ जो है वो अलग अलग रहेगा, लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम दी एनोड कैविटी टू द रिपेलर, वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, और मगर सभी सभी साथ में इकट्ठा हो जाएंगे एनोड कैविटी में, चाहे वो कोई सभी इलेक्ट्रॉन हो। और कहाँ पे? जब आपकी
साइकिल मैक्सिमम पॉजिटिव रहेगी तब बंचिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो यानी बंचिंग लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ तक है, मैक्सिमम नेगेटिव से गैप वोल्टेज जो मैक्सिमम नेगेटिव रहेगा वहां से लेके जो गैप वोल्टेज मैक्सिमम पॉजिटिव रहेगा वहां तक। तो जैसे चेंज होता है वोल्टेज, नेगेटिव फिर मैक्सिमम नेगेटिव फिर जीरो फिर मैक्सिमम पॉजिटिव, तो एट मैक्सिमम पॉजिटिव एक बंचिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है और हर एक साइकिल में एक बंचिंग आपकी इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी। अगली साइकिल में अगला बंच बनेगा और अगली साइकिल में अगला बंच बनेगा। इस तरह से बंचेस हर साइकिल में बनते जाएंगे, बट बंचिंग टेक्स प्लेस वंस पर साइकिल। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में भी यही बताया गया, ये देख सकते हैं आप कि अगर वो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो रेफरेंस टाइम टी आर टाइम लेगा ड्रिफ्ट स्पेस में रहने का। और ड्रिफ्ट स्पेस यानी वो स्पेस जो एनोड कैविटी और रिपेलर प्लेट के बीच में है। लेट इलेक्ट्रॉन आपका टी एल ले रहा है और अर्ली इलेक्ट्रॉन टी। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं जो टी एल है वो सबसे कम टाइम है एज कंपेयर टू अदर टाइम, एंड टी ई यानी अर्ली इलेक्ट्रॉन का टाइम सबसे ज्यादा है। तो यानी अर्ली इलेक्ट्रॉन को स्लो ट्रेवल करना है, पहले ही निकल चुका है। जैसे वो 3 लड़के निकले थे वो 5 बजे ही निकल चुका है, तो धीरे धीरे जा रहा है और साथ में उसका डिस्टेंस भी, उसका एक तो टाइम और डिस्टेंस दोनों बढ़ गया, तभी तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई। ठीक है, इसी तरह ज्यादा टाइम लेगा और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी अपने आप कम हो जाएगी और कम टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो अपने आप वेलोसिटी इसकी कम रहेगी। यहाँ से आप देख सकते हैं सारे लेट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अ, सारे हाँ लेट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हाफ साइकिल में आ रहे हैं और सारे अर्ली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हाफ साइकिल में आएंगे और रेफरेंस इलेक्ट्रॉन जीरो पे वोल्टेज। और ये आपका बंचिंग लिमिट है, जब गैप वोल्टेज मैक्सिमम नेगेटिव से मैक्सिमम पॉजिटिव चेंज हो तो दैट इज द बंचिंग लिमिट। ट्रांजिट टाइम, तो ट्रांजिट टाइम पहले ही बता चुकी हूँ क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन को टाइम लगता है एक साइकिल में पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में, यानी फ्रॉम कैथोड टू एनोड जितना भी उसको टाइम लगेगा। तो जहाँ यहाँ पे अपना जो ट्यूब है उसमें ट्रांजिट टाइम का क्या मतलब हुआ, ट्रांजिट टाइम का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो कितना टाइम ले रहे हैं आपका इलेक्ट्रॉन गन से लेकर वापस से आपका एनोड तक पहुंचने में, फिर एनोड से रिपेलर प्लेट तक पहुंचने में, और रिपेलर स्पेस से जो रिपेलर प्लेट तक तो पहुंचते ही नहीं है, वो रिपेलर स्पेस या ड्रिफ्ट स्पेस में ही रिपेल हो जाते हैं क्योंकि रिपेलर प्लेट नेगेटिव होती है। तो रिपेलर स्पेस में कितना ट्रेवल कर रहे हैं वापस से एनोड कैविटी में आ रहे हैं। ये पूरा जो पाथ है इनका, तो टोटल टाइम जो लग रहा है, ठीक है, from the cavity gap to the repeller space and repeller space back to cavity. Okay, from the cavity gap to the repeller space and repeller space back to cavity gap. So this is called the transit time और इसको TD से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो हमारा जो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन है उसमें बेसिकली जो बंचिंग हो रही है वो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के अराउंड होगी और कब होगी जब आपका जो गैप वोल्टेज है वो मैक्सिमम पॉजिटिव होगा तब होगी। ठीक है, तो बेसिकली जो ट्रांजिट टाइम है वो भी आपका एक तरह से डिसाइड करेगा कि बंचिंग कितनी देर में होगी, कितनी देर में इलेक्ट्रॉन अपना पूरा पाथ ट्रेवल करके वापस से एनोड में आ रहा है। ठीक है, so that is the transit time of the electron and it will greatly decide when will the bunching process will complete. Okay,
तो इस वजह से इसकी भी वैल्यू ऑप्टिमम होनी चाहिए। अब ट्रांजिट टाइम अगर बढ़ जाएगा तो डिवाइस का ऑपरेशन लेट होगा और डिवाइस जो है स्लो कहलाएगा। अगर ट्रांजिट टाइम कम है तो डिवाइस यानी फास्टर डिवाइस है, जल्दी काम कर रहा है और जल्दी ऑसिलेशन भी प्रोड्यूस करेगा। हाई फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगे जितना ज़्यादा ट्रांजिट टाइम हमारा कम होता है। ठीक है, और वो हमारे किस पे डिपेंड करेगा कि एनोड का वोल्टेज क्या है और रिपेलर का वोल्टेज क्या है। डेफिनेटली उस पर ही डिपेंड करेगा, तो हम ऑप्टिमाइज करेंगे और उस हिसाब से माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसको डिजाइन करेंगे। बेसिकली पूरा प्रोसीजर क्या है, अब पूरा प्रोसीजर एक लाइन में समझा देती हूँ। ये चार यानी मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन बीम बनेगी। कौन बनाएगा? इलेक्ट्रॉन गन। और क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगी कैथोड से यानी इलेक्ट्रॉन गन से, और कहाँ जाएगी? ये जाएगी एनोड की तरफ। ठीक है, उसके बाद सारे इलेक्ट्रॉन जो ट्यूब में कैसे फ्लो करेंगे? विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब तक वो एनोड तक नहीं पहुंच जाते। तो जो भी रीजन है इलेक्ट्रॉन गन से एनोड कैविटी तक का, वहां तक इलेक्ट्रॉन बीम में जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फ्लो कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट, जब वो एनोड कैविटी में पहुंचे, वहां पे जो गैप वोल्टेज था उसके हिसाब से अब इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी या मॉड्यूलेट होगी। तो वो इलेक्ट्रॉन अलग अलग पाथ फॉलो करेंगे रिपेलर तक, रिपेलर स्पेस पे। किसी का पाथ लॉन्गर होगा, किसी का पाथ शॉर्टर होगा, किसी का पाथ थोड़ा रेफरेंस वैल्यू या अनचेंज होगा, जितना होना चाहिए उतना ही होगा। ठीक है, रिपेलर जो है वो नेगेटिव वोल्टेज से कनेक्टेड है। ठीक, तो इसका काम है सारे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना बैक टू द एनोड कैविटी। बेसिकली जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे सबको रिपेल कर देगा एनोड की तरफ। तो होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन रिपेलर स्पेस से रिपेल होकर वापस से एनोड कैविटी में आएंगे, तो रिटर्न जर्नी में वो क्या करेंगे? जब उनकी रिटर्न जर्नी होगी तो बेसिकली सारे इलेक्ट्रॉन बंचिंग होगी कहाँ पे? एक पॉइंट पे बंच होंगे कैविटी के एट मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज, और सारी जो अपनी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो आप जो इलेक्ट्रॉन की है वो डिक्रीज हो जाएगी रिपेलर स्पेस में। ठीक है, एंड और इसके साथ ही साथ बंच फॉर्मेशन के साथ साथ करंट मॉड्यूलेशन भी होगा। जितनी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो डिक्रीज जो हुई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आरएफ आउटपुट में, जो हम कैविटी से ले लेंगे। ठीक है, बेसिकली अगर हमें मैक्सिमम बंचिंग चाहिए तो वो सेंटर ऑफ द कैविटी गैप में होती है। तो एप्लीकेशन क्या है इसकी? रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन की। तो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन हम बेसिकली ऑसिलेटर जैसा काम कर रहा है। तो जैसे कि हमने माइक्रोवेव रिसीवर और माइक्रोवेव ट्रांसमीटर के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे रडार रिसीवर वगैरह हमने ब्लॉक डायग्राम देखा था। तो आपने देखा होगा ट्रांसमीटर में भी हमें क्या चाहिए? एक जनरेटर चाहिए, पल्स जनरेटर या माइक्रोवेव जनरेटर चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे यूज तो करते हैं इसको। और रिसीवर में कहाँ चाहिए? हमें लोकल ऑसिलेटर चाहिए। लोकल ऑसिलेटर क्यों चाहिए? ताकि हम रिसीव फ्रीक्वेंसी को डाउन कन्वर्ट कर सकें मेगाहर्ट्ज की रेंज में। अगर हम उसे डाउन कन्वर्ट नहीं करेंगे तो जैसे टीवी वगैरह हमारा कोएक्सियल केबल हमारा इनपुट होता है सेट टॉप बॉक्स पे, उससे हम रिसीव करते हैं सिग्नल टेलीविजन डिस्प्ले पे। तो अगर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के सिग्नल डायरेक्टली उस पर जाएंगे तो डाइलेक्ट्रिक लॉस होगा। जैसे कि मैं समझा चुकी हूँ तुम्हें कि डाइलेक्ट्रिक जो होता है कोएक्सियल केबल में, डाइलेक्ट्रिक कोटिंग करी जाती है
ताकि आपका रेडिएशन लॉस को मिनिमाइज करा जाए। मगर माइक्रोवेव सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या कर देती है, डाइलेक्ट्रिक को क्रैक कर सकती है। तो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस हमारे होते हैं इस वजह से। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जब भी हम रिसीव करते हैं सिग्नल, तो हमें माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बस वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए चाहिए। हमें केबल्स में कोई माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी कैरियर जैसे एक्ट करती है कोई भी सिग्नल के लिए, और हम उसे वायरलेसली ट्रांसमिट कर सकते हैं। और डीमॉड्यूलेट करके हम अपने सिग्नल को निकाल लेंगे उस कैरियर फ्रीक्वेंसी से, जो कि बेसिकली माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी थी। उसके बाद माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को फिल्टर आउट कर दिया जाता है और बेसबैंड सिग्नल या इंफॉर्मेशन को उससे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है बाय डीमॉड्यूलेशन। और रिसीवर में ये सब कुछ होता है। रिसीवर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू ट्रांसमीटर। बेसिकली क्या करेंगे, हाँ, सारे जो डाउन कन्वर्जन के लिए हमें लोकल ऑसिलेटर चाहिए। लोकल ऑसिलेटर बेसिकली एक ऑसिलेटर ही है जो कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। जो इनकमिंग माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को किसी फ्रीक्वेंसी से मिक्सर में मिक्स करने के लिए दो फ्रीक्वेंसी चाहिए, एक इनपुट और एक आपकी वो फ्रीक्वेंसी जो हम मिक्स करने के लिए डाल रहे हैं। तो वो लोकल ऑसिलेटर बनाता है वो फ्रीक्वेंसी, और दोनों फ्रीक्वेंसी मिक्स होती है मिक्सर में। तो हम इसे अप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, डाउन कन्वर्ट भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि हम मिक्सर किस टाइप का है, अप कन्वर्जन करवा रहा है या डाउन कन्वर्जन। रिसीवर में हमेशा डाउन कन्वर्जन होता है, यानी F1 माइनस F2। अगर F1 इनकमिंग फ्रीक्वेंसी है और F2 जो है लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है, तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी मिक्सर की, अगर दोनों F1 F2 मिक्सर के अंदर जा रहे हैं, तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी F0 होगी वो F1 माइनस F2 होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करते हैं। और कहाँ पे यूज करा जा सकता है, हाँ, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए भी। माइक्रोवेव लिंक मैंने बताया, कभी सिग्नल अगर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो बेसिकली हमें एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर की जरूरत होती है। तो ट्रांसमिशन के लिए भी यूज करना पड़ता है इनको। ओके, मैंने तो सिग्नल ये तो बढ़ा दिया था पहले भी। अगर हमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी चाहिए माइक्रोवेव जनरेटर में, डेफिनेटली अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए यूज होगा। So if you are having any doubt, you can mail me to my mail ID. And till then, have a nice day. Good luck.